Hello, dear students. Welcome to ASAP Science. This is the best approach to studies. So, we are going to do part 4 of mathematical tool. But before that, one quote is written over here. You only fail when you stop trying. It means जब आप काम करना बंद कर देते हो तभी आपकी हार होती है. So, first topic we are here to discuss is differentiation, in which we'll talk about the rules of the differentiation as well as their formulas. So, let's begin. So before differentiation, let's have a look of function as well as limits, right? So in this first quantity that comes to our mind, that is what is a quantity. So quantity हमारे पास क्या चीज़ है? Quantity is anything that can be measured, ठीक है? Anything that can be measured, मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम measure करना चाहते हैं, which can be measured, उसको बोल देंगे क्या? Quantity, which can be measured. So let's have a look on function as well as limits. So basically first thing that we are here to discuss quantity. What is quantity here? Quantity is anything, right, that can be measured. जिसको हमने measure करना होता है उसको क्या बोलते हैं? Quantity. ठीक है, जो measurable हो उसको बोलेंगे quantity. फिर आते हैं, अब quantity आपकी दो तरह की हो सकती है, constant and variable. कांस्टेंट का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी. मतलब किसी भी कोई भी कंडीशन हम लगा दें उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. जैसे पाई 22/7 या 3.14 होता है तो वो इट विल रिमेन सेम. इंटीजर्स की वैल्यू अगर 3/4 है तो इट विल रिमेन 3/4. किसी भी चीज के अकॉर्डिंग वो जो वैल्यू है दैट वोंट गेट रिड्यूस और इंक्रीज, राइट. एंड सिमिलरली फॉर द फ्रैक्शंस आल्सो. सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो चीज होती है वेरी करते हैं. जो वेरी मतलब कि अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल प्लस ऐड माइनस करके कुछ भी करने के बाद उसकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. जैसे हम बहुत सारे ऑपरेशंस यूज करते हैं, ठीक है, जो दो तीन हमने डिस्कस भी की हैं. जैसे ट्रिग्नोमेट्री वी हैव डिस्कस्ड क्वाड्रेटिक, तो उसमें वी हैव टेकन द वेरिएबल्स, ठीक है, जो चेंज हो रहे थे, राइट. तो एक्स वाई जेड आर द वेरिएबल्स. अब वेरिएबल भी हमारे पास दो तरह के होते हैं. First one is your independent variable, second one is your dependent variable. So what are independent variable? Independent variable की उनकी जो वैल्यू है वो किसी भी certain limits के बीच में होनी चाहिए. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मैंने x को डिफाइन करना है, ठीक है, x को डिफाइन करना है, लेकिन मैंने साथ में ये भी बता दिया कि x जो है वो मैक्सिमाइजली आपके पास जो है अप टू द वैल्यू कहां तक जा सकता है? अप टू द वैल्यू 5 तक जा सकता है, ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा? आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप टू सर्टेन लिमिट्स तक वो जा सकता है, ठीक है. लेकिन डिपेंडेंट क्या होता है कि मैंने एग्जैक्ट आपको वैल्यू दे दी कि x इक्वल्स टू 5 है, तो वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई हैव ऑलरेडी असाइंड. तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. क्लियर. उसके बाद आता है फंक्शन. क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन हमारे पास की एक ऐसी चीज, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में बात करने. जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हम अपना एड्रेस लिखते हैं तो हमेशा लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रमन, सो रमन इज अ डॉटर ऑफ सतनाम सिंह, राइट. रमन इज अ डॉटर ऑफ सतनाम सिंह. सो विद रिस्पेक्ट टू आपका जो नेम है, विद रिस्पेक्ट टू सम पर्सन लिया जाता है, ठीक है. तो इट मीन्स आपको विद रिस्पेक्ट टू सम पर्सन ट्रीट किया जा रहा है. तो इट मीन्स आपका वहां पे फंक्शन कौन सा हो गया कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको ट्रीट किया जा रहा है, राइट. तो इट मीन्स इफ आई से कि आपकी वैल्यू है एक वेरिएबल क्वांटिटी की y, ठीक है, मतलब कोई भी y क्वांटिटी है आपके पास वेरिएबल, उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी पे जो कि x है. किसी भी रिलेशन से, एडिशन से हो सकती है, सब्ट्रैक्शन से हो सकती है, कोई भी मैथमेटिकल जो है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है. तो उसमें हम क्या बोल देंगे कि y क्या हो जाएगा? y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो फंक्शन के लिए जो f है ये नोटेशन हमने स्मॉल लेनी है. y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये चीज हमने यहाँ पे लिखनी है, ओके. y किसके फंक्शन हो गया? x का फंक्शन हो गया, ठीक है. तो मैथमेटिकली वी विल रिप्रेजेंट y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे.
क्लियर? सो आपने ये देखना है बच्चे कि ये फंक्शन है एक्स का, मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलनी है। इट्स नॉट अ मल्टीप्लाइड बाय एक्स। आपने ये नहीं बोलना कि इसको एफ को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, नॉट अ जो मल्टीप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे फैक्टर, ये फंक्शन है एफ एक्स का, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं कि y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है? तो ये मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है? अगर मैंने आपको पर्टिकुलरली बता दिया कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर मैंने बोला कि अगर आपने x को 0 पुट किया तो ये मेरे पास एक फंक्शन है y जिसको मैंने x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने कंडीशन लगा दी कि जो x है वो 0 है, तो y कितना हो जाएगा? ये भी यहाँ पे x है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे x है ये भी 0 हो जाएगा, तो ओनली रिमेन विद 4। तो y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा। अगर मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास x जो है वो 2 है तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू? y इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 14 प्लस 4 इज 18, सो y इज इक्वल्स टू 18। अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y आपके पास कितना आ जाएगा? सॉरी 18 आ जाएगा, राइट? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हमने ये फॉर्मूला जो है वो लिखा। तो इट मीन्स जैसे हम y की जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है? यहां से हमें यही पता लग रहा है कि जो y है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। अगर आपकी एक वैल्यू को चेंज करने से दूसरी वैल्यू चेंज हो रही है तो इट मीन्स द y इज अ फंक्शन ऑफ x। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप, कितनी टाइप के हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं। सो जनरली वी यूज पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ठीक है? इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। पावर फंक्शंस क्या होते हैं, एक्स की पावर के फॉर्म में हम जो देते हैं, ठीक है? तो अगर पावर फंक्शन की बात करें इट मीन्स क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर n। तो ऐसे डिनोट करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर n। अगर हमारे पास n कोई आपके पास अगर n की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू इज 1। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत सारे फंक्शंस किए थे तो y इक्वल्स टू व्हाट? साइन x ले लेते हैं, मतलब x लेना है x की फॉर्म में, बट साइन इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू साइन x, ओके? तो सिमिलरली हमारे पास आता है आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ लाइक y इज इक्वल्स टू e की पावर x, राइट? तो इसको क्या बोल देंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो लॉगरिथमिक में y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x या बेस e(x), ठीक है? तो यहां से एक चीज और आपके पास दिमाग में आएगी कि हम कहीं पे e लिखते हैं और कहीं पे log10 लिखते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? बच्चे ये log बेस 10 होता है हमारे पास, ठीक है? और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉग होता है, ठीक है? तो यानी कि इसको आप बोल सकते हो नेचुरल लॉग, ये हमारे पास क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है, ठीक है? और ये होता है बेस 10 वाला लॉग। तो दोनों में रिलेशन क्या है अब आपस में, ठीक है? वो रिलेशन आपको आई टेल यू कि रिलेशन में हम क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लॉग e, जैसे मान लो कि किसी की भी लेनी है, x ले लिया, ठीक है? तो इसको इन टर्म्स ऑफ बेस 10 कैसे लिखेंगे? सो विल राइट 2.303, राइट, लॉग बेस 10 ऑफ x। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बनता है नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 के बीच में, जो आता है 2.303 लॉग बेस 10। यानी कि अगर आपने कोई भी क्वांटिटी x कोई भी लेनी है, x y z जो भी आपके पास वैल्यू दे रखी होगी, अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो आप इजीली 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10। तो आपको यहां से log बेस 10 की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है? तो कहीं पे भी चेंज करना हो तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या होता है? लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया कि कहां तक जो है आपका फंक्शन अप्रोच कर सकता है। लाइक दिस फंक्शन इज अप्रोचिंग टू l, लेकिन कहां तक जा सकता है वो? टिल x जो है, x इसको अप्रोच कर रहा है a को,
जब आपका x जो है a को अप्रोच करेगा तब आपकी जो राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू आएगी, l वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यानी कि इफ आई से द फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू टेंड्स टू लिमिट l, मतलब f ऑफ x जो फंक्शन है वो लिमिट l तक जा रहा है। कब जाएगा, जब मेरे पास जो ये वेरिएबल है x वो किसको अप्रोच करेगा, a को अप्रोच करेगा, ठीक है। किसको अप्रोच करेगा, a को अप्रोच करेगा। और जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में दैट वुड बी नेग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि हम क्या लेते हैं कि x जो है अगर a को अप्रोच कर रहा है तो उनका जो मतलब स्मॉल का मतलब जीरो नहीं, नेग्लिजिबली स्मॉल मतलब कि जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन कम होगा। क्लियर। सो लेट्स हैव अ एग्जाम्पल जिससे आपको इजीली समझ आएगा। हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जो फॉर्मेशन है वो हमें एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 ये दे रखी है, ठीक है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये वाला फंक्शन हमारा डिफाइन तो कर सकते हैं हम, लेकिन x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू नहीं रख सकते यहाँ पे, है ना। अगर हम यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 0 बाय 0 आ जाएगा, जो कि हमारा इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, यानी कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैन नॉट बी डिफाइंड। इसका मतलब हमें कुछ वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी कि जो क्या होगी, या तो आपके पास 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2, या तो 2 से ज्यादा हो, या आपके पास क्या हो 2 से कम भी होगी तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चली जाएगी। सो नियर बाय 2 होनी चाहिए, नियर बाय 2 होनी चाहिए, 2 एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि आपके पास नियर बाय ए होना चाहिए बट नॉट एग्जैक्ट ए, ठीक है। तो दैट देयर विल बी अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, इफ एल से नियर बाय 2 क्या आता है, 1.98 आता है, राइट, या 1.97 आता है, या बोल सकते हो 2.01 आता है, राइट, या 2.02 आता है, यही वैल्यूज आती हैं। तो जब आप इनको पुट करोगे तब आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे 0 आ रहा है, सिर्फ आपके पास 2 जब आप रखोगे तब आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है आपके पास, इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम क्या लेंगे कि आपके पास जो जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसमें से जो भी नियर बाय वैल्यूज हैं हम उनकी लिमिट लेते हैं। क्लियर। वो आपको क्वेश्चंस, आपको एक चैप्टर भी है मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 13 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की फॉर्म में, तो वहां पे यू विल इजीली गेट द आइडिया ऑफ दिस, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ जानना था इसके बारे में, नथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी इन दिस फिजिक्स फील्ड, right? So let's talk about another topic. So there is a most important topic that is differentiation, right? So in case of differentiation, what we talk about, जो मैंने आपको पहले बताया था कि y is a function of x, तो differential coefficient या इसको दूसरा नाम इसका differentiation का हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेना है वेरिएबल y का विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे डिफाइन करेंगे कि बहुत इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट पर्टिकुलर टाइम पे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे। सो लेट्स हैव अ डिनोशन। सो हम इसको डिफाइन करेंगे dy बाय dx, ये आपके पास डिफ्रेंसिएशन है और ये हर जगह पे यही फॉर्मूला जो है यूज होगा। सो व्हाट इज दिस d बाय dx, ये क्या चीज है आपके पास d बाय dx। सो इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको समझेंगे कि dy बाय dx आया कैसे। तो सबसे पहले y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यानी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आप बोल सकते हो, y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स बोल सकते हो, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इट मीन्स y क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब समझ आया आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था, ठीक है। उसके बाद x क्या हो जाएगा, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, x की अपनी वैल्यूज जाएंगी तभी y चेंज होगा, तो इट मीन्स x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या बात करनी है कि हमारे पास इफ एल से कि मैं x को चेंज करूंगी तभी y की वैल्यूज जो है वो चेंज होंगी, जैसे ही x चेंज होगा वैसे ही y की वैल्यू चेंज होगी। तो इट मीन्स मैंने सपोज कर लिया कि जो x है इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया,
ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज किया। यानी इफ सपोज x कैन बी इंक्रीज, x को मैंने इंक्रीज कर सकती हूं मैं कहां तक, बाय स्मॉल अमाउंट। कितनी स्मॉल अमाउंट, डेल्टा x। डेल्टा x टू मैंने x को चेंज कर दिया, राइट। सो अगर मैंने इसको इंक्रीज किया, आपको पता है कोई भी चीज को इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना, उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट किया, सैलरी में लगता है ना इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सैलरी बढ़ गई है। तो मैंने मान लिया कि थोड़ा सा अमाउंट जो है एक्स का मैंने बढ़ाया, तो उसको बोलेंगे इंक्रीमेंट। अगर मैंने थोड़ा सा अमाउंट कम किया होता, उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर मैंने x को बढ़ाया है तो y भी बढ़ेगा, क्योंकि y डिपेंडेंट है किसके ऊपर, x के ऊपर। अगर x डेल्टा x बढ़ा है तो y भी कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा y बढ़ जाएगा, डेल्टा y इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो y भी अगर डेल्टा y इंक्रीज हो गया तो हम क्या इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, अब हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं। ये वाला फंक्शन ऐसे अब डिफाइन कर सकते हैं हम। ये वाला जो फंक्शन था, इस फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो इंक्रीमेंट्स थे वो भी साथ में लगा दिए हमने, है ना। फिर अगर मैं बात करूं कि मुझे निकालनी है वैल्यू डेल्टा वाई की, कि डेल्टा वाई जो है वो कितना इंक्रीज किया, या इन शॉर्ट हम जो ये डेल्टा वाई है इसको क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा वाई को कैन आई राइट डेल्टा वाई प्लस वाई माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा वाई प्लस वाई एंड माइनस वाई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डेल्टा वाई ही तो बनेगा। हमने डेल्टा वाई को डेल्टा वाई प्लस वाई माइनस वाई करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इस चीज को आप वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको क्या मिल रहा है, ये चीज क्या है, ये जो अभी ऊपर आपने डिफाइन की वही तो है ना। तो ये क्या चीज है हमारे पास, दिस इज व्हाट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और y को हमने डिफाइन किया था क्या, एफ ऑफ एक्स, तो यानी एफ ऑफ एक्स ये आ गया, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू, उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की। अब निकालना क्या है, हमने निकालना है वेरिएबल y का मतलब चेंज हो रहा है y विद रिस्पेक्ट टू x। हम निकाल रहे हैं y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो चेंज हो रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, डेल्टा y इक्वल्स टू क्या आया था, y प्लस डेल्टा y माइनस y, है ना। तो इसको हमने क्या लिख दिया था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ f ऑफ x और डेल्टा y। अब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा वाई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, एक अनदर वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और वो अनदर वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स ही तो है, क्योंकि वाई को हमने एक्स की फॉर्म में लिखा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम क्या डिनोट कर सकते हैं, हमने लिखना है ये कि डेल्टा वाई, जो डेल्टा वाई है आपका, उसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से, और इधर भी पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स से। तो ये डेल्टा एक्स कहां से आया, ये डेल्टा एक्स क्या चीज है, हमने क्या लेना था बच्चे, हमने लेनी थी डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो लेना था, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज लेना था। अब रेट ऑफ चेंज तो ऐसे ही डिनोट करते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, ऐसे ही तो लेते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, यही चीज तो होती है वहां पे भी, है ना। ये सेम चीज लेते हैं, तो इट मीन्स क्या है, ये यहाँ पे भी तो हमने चेंज लेना है ना। तो चेंज लेने के लिए हम डेल्टा यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, डेल्टा यूज करेंगे। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें भी अब लिमिट लगेगी। अब लिमिट देखिए, सोचिए क्या लिमिट लग सकती है यहाँ पे, कि कौन सी ऐसी वैल्यू होगी एक्स की कि हमारे पास जो वाई है वो जीरो को अप्रोच ना करे, यानी हमारे पास आपके पास जो है वो कैन नॉट बी डिफाइंड वाली कंडीशन ना बने। अब देखो, अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये 1/0 बन जाएगा। 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी,
तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, नॉट बी डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब हमने वैल्यू क्या रखनी है, यानी कि हम लिमिट को कहाँ पे अप्रोच करेंगे, लिमिट को अप्रोच करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, लेकिन नॉट 0। अप्रोचिंग और एग्जैक्ट 0 में फर्क होता है। आई एम साइनिंग हियर लाइक दिस, मैं एरो बना रही हूं यहाँ पे, एरो का मतलब है अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 हुआ नहीं है। अगर 0 होता तो मैं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 लिखती, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग कि अप्रोच कर रहा है 0 को, लेकिन वो धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, 0.5 आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं आएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ आ गया। तो इसको लिमिट में आप कैसे लिखेंगे, हाउ कैन वी राइट इट इन द लिमिट फॉर्म, कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, अब वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारे पास जो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था, इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम डी वाई अपॉन डी एक्स जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो वो सिमिलरली वही बन जाएगा जो आपने इसके लिए लिखा था, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स 0 को टेंड करेगा, कब, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये वाली वैल्यू है। अब दिस इज क्लियर, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, राइट, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो इसके लिए हमने क्या चीज करनी है, हमने एक फंक्शन ड्रॉ किया y और x के प्लेन में, हमने एक फंक्शन ड्रॉ किया, मतलब क्या, कि y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हमने ये देखा, इसको ग्राफिकली जब हमने देखा तो ये कर्व ए बी से शो कर रहा था, कर्व ए बी से ये शो कर रहा था, राइट। तो कर्व ए बी यहाँ पे आएगा। हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स ले लिए इसी कर्व पे जो इनको ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और इनको कर दिया नीचे ज्वाइन, यहाँ पे मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, राइट। अब ज्वाइन करने के बाद सपोज करते हैं ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट मेरे पास Q है ना। तो जो ये P पॉइंट है, यहाँ पे सपोज मैंने कर लिया कि यहाँ पे जो आपके पास P पॉइंट है, P पॉइंट के ऊपर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, आई सपोज कि वो x और y है। बच्चे ये सपोज किए हैं मैंने, P के ऊपर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, मतलब x यहां से यहां तक चेंज हो गया और y यहां से यहां तक चेंज हो गया, यही तो हुआ है, y यहां से यहां तक चेंज हो गया और x यहां से यहां तक चेंज हो गया। तो हम साथ में क्या लेंगे, अब ये इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, कम तो नहीं हुआ, तो इट मीन्स प्लस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स एंड y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, समझ आया ना। इंक्रीज हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज की फॉर्म में ही इसको लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको समझ आया, ओके। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब P और Q को हमने क्या किया, कर दिया, यहाँ पे हमने P और Q को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया P और Q पॉइंट को, ठीक है। तो ये हमारे पास P और Q को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिल गई, एक कॉर्ड मिल गई। ये मान लो कि अगर मेरे पास पूरे सर्कल हो जाता है तो ये एक P Q क्या मिल गई, कॉर्ड मिल गई मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कॉर्ड मिल गई तो मैंने सपोज किया कि इस कॉर्ड का जो एंगल है, यानी यहाँ पे अगर मैं इस चीज को ज्वाइन कर देती हूँ तो ये जो पूरा एंगल है ये मेरे पास अल्फा बन रहा है, कोई भी आप एंगल मान सकते हो, थीटा, अल्फा, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने इसको जब ज्वाइन किया तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये हमारे पास, अब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो इट मीन्स हम इसको एक्स एक्सिस भी ट्रीट कर सकते हैं। इस कर्व के लिए ये एक्स एक्सिस ही तो है, तो इसीलिए जो अगर ये एक्स एक्सिस है तो हमारे पास आई कैन से कि यहां तक एक्स एक्सिस तक ये कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है, वो मैंने सपोज कर लिया,
ठीक है, कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जाके इसको ज्वाइन किया तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया एस, इस पॉइंट को मैंने मान लिया एस, सपोज कर लिया कि ये मेरे पास क्या पॉइंट है, एस है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हमने क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट यानी पीएस के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा आपके पास, वो परपेंडिकुलर आपके पास कैसे बन जाएगा, ये वाला, ये बिल्कुल आपके एस के ऊपर ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, उसको हमने क्या मान लिया, Q1 मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया हमने, Q1 मान लिया। और इस पॉइंट को जो ए के ऊपर बन रहा है उसको क्या मान लिया, यानी OP1, ये भी तो परपेंडिकुलर है, यानी ए से परपेंडिकुलर निकला OP1, तो यहां से एस से निकला OQ1, तो ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने कर लिया। ठीक है, तो अब पिक्चर से आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास अब पीएस क्या चीज है, व्हाट इज पीएस हियर, ये पीएस, इसको पीएस हो चाहे P1 Q1 हो, आपको रेक्टेंगल दिख रही है, तो यानी कि ये साइड हो चाहे ये साइड हो, दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो पीएस को हम P1 Q1 भी लिख सकते हैं, पीएस को हम P1 Q1 भी लिख सकते हैं। अब ये P1 Q1 आएगा कैसे, हाउ कैन यू राइट P1 Q1, आप P1 Q1 को OQ1 माइनस OP1 लिख सकते हो, OQ1 माइनस OP1, है ना। अब OQ1 क्या चीज है, ये व्हाट इज OQ1, OQ1 हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये B तक पॉइंट जा रहा है, तो इट मीन्स क्या आ रहा है आपके पास, चेंज ही तो आ रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, OQ1 एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, और OP1 कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितने, ओनली x, तो वी विल राइट हियर x, तो आंसर कितना आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो PS कितना आ गया आपके पास, PS विल बी, ये जो PS है आपके पास ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स चेंज हो रहा था, तो वही तो हमने किया था यहाँ पे कि डेल्टा एक्स ही चेंज हो रहा था, तभी तो कोऑर्डिनेट्स आए थे, है ना। तो सिमिलरली अगर हम QS की बात करें, व्हाट इज QS हियर, ये वाला, है ना, तो ये वाला भी हमारे पास कैसे चेंज हो रहा है, ये वाला भी हमारे पास सिमिलरली क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, QS कैसे लिखेंगे, QQ1 कैसे लिखेंगे, QQ1 माइनस SQ1, यही तो लिखेंगे, QQ1 माइनस SQ1, है ना। तो अब QQ1 क्या चीज है, QQ1 क्या है, y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y, और SQ1 क्या चीज है, ये y यानी यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट है, तो ये किसके होंगे, y के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे y आ जाएगा, तो y से y कैंसिल, तो आंसर विल बी डेल्टा y। तो यानी कि हमने PS और QS इनकी वैल्यू हमने निकाल दी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए, ये क्लियर होगी। अब आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, फिजिक्स की फॉर्म में जब भी आपको कहीं पे स्लोप निकालने के लिए बोला गया हो, जब भी आपको क्या बोला गया हो, स्लोप निकालने के लिए बोला गया हो, तो कैसे निकालनी है, तो स्लोप आपने निकालनी है कॉर्ड की ही स्लोप निकालते हैं बच्चे यहाँ पे, तो कॉर्ड की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ PQ लिखेंगे, PQ हमारे पास कॉर्ड थी, कितना एंगल बन रहा था यहाँ पे एंगल बन रहा था अल्फा, और स्लोप को हमेशा टैन की फॉर्म में निकालना है, टेंजेंट की फॉर्म में निकालना है, इसकी फॉर्म में निकालना है, टेंजेंट की फॉर्म में निकालना है। अब टेंजेंट क्या होता है, हमेशा आएगा, जब भी आपको स्लोप निकालनी है तो इट मीन आपको टेंजेंट थीटा निकालना है, तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, QS, परपेंडिकुलर क्या हो गया, QS, और डिवाइड बाय बेस क्या हो गया आपके पास, PS, QS अपॉन PS। अब QS क्या चीज है, निकाला था हमने, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, यही तो है, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। सिमिलरली हमने जो पहले किया था, वैल्यूज निकाली थी ना फंक्शन ऑफ f में, तो वही वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल देंगे, क्या आ जाएगी, डेल्टा y को हमने क्या लिखा था वहां पे, y प्लस में, y माइनस में, और प्लस डेल्टा y, है ना, यही तो लिखा था, और डिवाइड बाय डेल्टा x। तो हमने क्या बोला था कि y प्लस डेल्टा y जो है वो किसके इक्वल होगा, x प्लस डेल्टा x के, है ना, तो यानी कि y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइड बाय डेल्टा x, यही तो टर्म थी हमारे पास, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा अब हमारे पास, यानी कि हम अगेन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये आपको समझ आया ओरिजिन क्या था। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स दे कैन गेट ओवर दिस वैल्यू फ्रॉम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑल्सो, एंड देयर विल बी अ चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन इन +2 for them. But for the medical students, only here's the platform where you can study about differentiation, because according to competitive point of view as well as from the exam point of view, this phenomena is very important, differentiation as well as integration. So you can't leave these topics. You can't say ki ma'am it's a kind of a mathematical tool, so we can't do that because our unit starting from the unit 1. So no, you have to start with the mathematical tool first. After that you can go with the physics of other chapters, right? Otherwise you will get confused in other concepts of physics, because there will be a numerical part and there you will get confused very easily. You will get confused over there. I hope this is okay with you. सो हमने स्लोप निकाली थी, क्या निकाली थी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो किसके इक्वल होता था, टैन थीटा के, है ना। तो मैंने आपको यही बताया था, टैन थीटा या टैन अल्फा जो भी आपने एंगल कंसीडर किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अगर मैंने स्लोप निकालनी है तो आई कैन इजिली फाइंड द स्लोप फ्रॉम हेयर, है ना। तो यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हो, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू टैन ऑफ थीटा या टैन ऑफ अल्फा, एनीथिंग वट एवर द एंगल यू हैव टेकन। अगर अल्फा लिया है तो अल्फा, बीटा दिया है बीटा, जो भी एंगल आपने लिया है तो आपने स्लोप की फॉर्म में इसकी वैल्यू जो है वो निकाल देनी है, ठीक है। तो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल्स। अब इसके हम थोड़े फॉर्मूले करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो यू कांट लीव एनी, कुछ भी हो जाए वो यू कांट लीव दैट, ओके। सो let's talk about the formulas, in which first formula is, अगर आपके पास c एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन या आप बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ c यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी हम डेरिवेटिव किसका लेंगे, कांस्टेंट का 0 लेंगे। इफ आई से एग्जांपल लेते हैं d बाय डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। ये 5 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कांस्टेंट मतलब क्या कि ऐसी वैल्यू जो आपका कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू डिफाइंड हो ऑलरेडी। इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इफ आई से d बाई डी एक्स ऑफ 2002, जितनी मर्जी वैल्यू आप ले लो तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। इफ आई से d बाई डी एक्स 10⁻⁷ तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है। आई होप द फर्स्ट फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू द अनदर फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला। इफ आई से कि y इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स, वेयर c इज कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल, ठीक है। और निकालना क्या है, मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, और y किसके इक्वल है, c ऑफ x के, यानी कि d बाय डी एक्स इंटू सी ऑफ x, है ना। तो कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम पहले ऐसे ही बाहर लिख लेंगे, कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको पहले बाहर लिख लेना है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो आंसर विल बी ओनली c, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे dx बाई डी एक्स, तो dx से dx गया तो आंसर विल बी ओनली c, ठीक है। अब आपने ये बिल्कुल नहीं करना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, d से d काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे x से x काट देंगे, ऐसा नहीं करना। ये डेरिवेटिव फॉर्म है, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, ये x की ही डिफरेंशिएशन थी x के साथ, इसीलिए 1 आया। ये मैंने x को x के साथ काटा नहीं है, x की डिफरेंशिएशन x के साथ थी, इसीलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो इसलिए मेरे पास आंसर सी आया। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद मान लो ये तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल था, है ना। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा वेरिएबल आता है जो x के रिस्पेक्ट में नहीं है, जैसे c इंटू यू आ गया, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स सी इंटू यू। अब u, अब आपको पता है u है तो वेरिएबल लेकिन x नहीं है, तो कैसे लेंगे, c को बाहर और du बाय डी एक्स इस फॉर्म में लेंगे, ठीक है, du बाय डी एक्स। आई एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अभी फॉर्मूलेज नोट करते रहते हैं ताकि हमारे पास फॉर्मूले की जो एडवांसमेंट है वो अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ आपके पास फॉर्मूला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपकी पूरी फिजिक्स में यूज होगा, पावर वाला, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। तो इसको कैसे लिखेंगे, dy बाय डी एक्स, ठीक है। ये वाला n इसको आगे लिख देंगे, x की पावर, इस n से एक पावर चली गई तो इसको एक कम कर देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लेके x की पावर 2, है ना।
तो dy बाय dx ये तो हमेशा लिखना ही लिखना है। ये वाली पावर n आगे आ गया 2, x की पावर 2 माइनस 1, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा 2x विल बी द आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमने इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगर हमें एडिशन की फॉर्म में लेना है y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, एडिशन की फॉर्म में लेना है तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो ये लिखेंगे हम, क्योंकि u और v दोनों वेरिएबल हैं। अगर माइनस में आ जाए तो माइनस में भी सेम चीज लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस में भी सेम चीज लिखेंगे और माइनस साइन आगे आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या चीज है प्रोडक्ट रूल, मतलब कि y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल में पहले इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आ गए तो इसको लिखेंगे पहले तो u ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये चीज लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपको पता कैसे लगेगा किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, तो उसके लिए एक ट्रिक है दैट आई लेट का मतलब क्या, इनवर्स वाला कोई फंक्शन आता है आपको तो उसको प्रेफरेंस देनी है। इनवर्स वाला सबसे पहले, फिर लॉग वाला, फिर अलजेब्रा वाला, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला और फिर एक्सपोनेंशियल वाला। अगर दोनों अलजेब्रा आ जाते हैं, मतलब u वाला भी अलजेब्रा और v वाला भी अलजेब्रा, तो वहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस आपकी ऐसी जाएगी। मतलब फर्स्ट नंबर पे इनवर्स और लॉग आता है तो पहले इनवर्स को प्रेफरेंस देना, इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानना है। ठीक है, तो आगे आता है आपके पास, नेक्स्ट आता है कोशिएंट रूल। अब कोशिएंट रूल भी सेम ऐसे है, ये मल्टीप्लीकेशन का था तो कोशिएंट रूल डिवीजन का हो जाएगा। अब डिवीजन में हम क्या लेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू यू डिवाइड बाय v, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। याद रखने पड़ेंगे बच्चे आपको, ये दोनों फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। सेकंड फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव और नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So we have done about the formulas of differentiation. So this is a list of trigonometric function, hyperbolic function and another functions. Okay, so these are the trigonometric functions basically. So in which we have discussed already कि differentiation of tan x क्या होता है, secant x क्या होता है, तो इनकी differentiation को आपने अपनी notebooks में note down कर लेना है as a formulas. So these are the basic formulas, product rule, quotient rule वगैरह जो भी हमने formulas किए हैं आज, उनका एक brief आपको मैंने काइंड ऑफ एक ही जगह पे आपके सारे फॉर्मूले जो हैं यहाँ पे हो गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट this formulas of the differentiation. Also in next video we will do the questions regarding differentiation. Till then, take care, goodbye and thank you very much.